हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। पिछले लेक्चर में हमने यानी कि डे 6 में हमने रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी पे बात की और हम उससे रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट थे आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने किया। आज डे 7 में हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करने जा रहे हैं। यह हमारा आज का टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, इसको सबसे पहले जो पॉपुलराइज करने का श्रेय जाता है वो सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड विल्सन को जाता है। और उन्होंने ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया था टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर हम यूँ कहें कि डाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स हैं, वो हम लेवल्स यहाँ पर देखेंगे। मेनली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। जो पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि एक सिंगल स्पीसीज में डिफरेंट जीन पूल्स की डाइवर्सिटी हो रही है। देयर आर वेरिएशन इन द जीन्स ऑफ द सिंगल स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, ठीक है, तो इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस के पाए जाते हैं और 1000 वैरायटीज़ के मैंगो पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंगो है एक ट्री, एक स्पीसीज है, उसी स्पीसीज में अलग अलग जीन्स हैं उसके, इसी को कहेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब है कि जैसे कि एम्फीबियंस हैं, तो वेस्टर्न घाट की बात करें, इंडिया में वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ पर स्पीसीज जो हैं एम्फीबियंस की, तो उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि आपको विद इन द फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है, एक एम्फीबियन स्पीसीज है, उसमें भी आपको बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर जैसे टर्टल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो द एम्फीबियंस की, वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये सब आप वेस्टर्न घाट, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर आपके एम्फीबियंस की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हुआ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि ये इकोसिस्टम लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, यानी कि एक विद इन द एक पार्टिकुलर रीजन आप कितने तरह के इकोसिस्टम देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में आप देखिए कितने तरह के इकोसिस्टम आपको मिलेगा। मेन इकोसिस्टम जैसे डेजर्ट है, तो आप देखिएगा कि जैसे कि राजस्थान और जो गुजरात वाला पार्ट है वहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। ये तो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोलॉजी हो गया। सेकंड जैसे कि माउंटेनियस रीजन है, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद प्लेन्स हैं, है ना, मेडोज़ हैं जहाँ पे चारागाह जिसको बोलते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स हैं, कोरल्स हैं। तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम की अलग अलग वैरायटी आपने देखा तो हमें ये पता चला कि ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो एक पार्टिकुलर रीजन में कितने तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, उस लेवल पे हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब स्पीसीज लेवल पर देखते हैं हम कि स्पीसीज में मेनली हमें हमारे कंट्री में विद इन द कंट्री और विद इन अक्रॉस द ग्लोब हमें क्या देखने को मिलता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स में भी जो है मोर देन 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल्स का है, और जो प्लांट्स का है वो रिमेनिंग जो अराउंड 22% जो है वो प्लांट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब की बात की जाए तो। और एनिमल्स में भी अगर हम सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है तो वो इंसेक्ट्स की है। मोर देन 70% आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे इंसेक्ट्स मिलेंगे अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। ऑफ द वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया का स्थान है। और वो इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि एक थोड़े से लैंड में, यानी कि 2.4% ऑफ द लैंड जो है वर्ल्ड का, वो इंडिया का वो पार्ट बनता है, 2.4% ऑफ द लैंड। ठीक है, और इस लैंड एरिया में कितनी ज़्यादा हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो 8.1% ऑफ द वर्ल्ड की हमारे यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसका पैटर्न कैसे है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो आप जो देखते हैं कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन है इसमें। लैटिट्यूडनल वेरिएशन कहने का मतलब
कि अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में देखिएगा तो इक्वेटोरियल रीजन में ये देखिए इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन से, है ना, आप अलग जाएंगे, ठीक है, और हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये न्यूयॉर्क है, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क है, यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा दूर है इक्वेटर से, तो आपको यहाँ पे स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो कम देखने को मिलेगी। वहीं पर आप कोलंबिया देखिए कि बिल्कुल इक्वेटर के पास है, यहाँ पर लगभग 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि जहाँ इक्वेटर के नज़दीक है और विद इन द रीजन, ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये रीजन में बहुत ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, है ना। आप देखिए कि इंडिया में भी जो मोस्ट ऑफ द रीजन है इंडिया का, वो कौन से रीजन में आता है, तो आप देखिए कि इसी रीजन में आता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आता है। इंडिया का एक मेजर पार्ट इसी रीजन में आता है, इसलिए इंडिया में भी आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और डेट्स वाई इंडिया इज़ एमंग 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी जो कंट्री है उसमें इंडिया का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्पीसीज है जिसकी हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज में एक स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी हो जाता है, और साथ साथ हमारी जो भी हम उससे चीज़ें लेते हैं नेचर से एज ए या तो एनिमल से या तो प्लांट से, तो अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मात्रा में हमें वो चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू ए कम्युनिटी और इकोसिस्टम। मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। अगर ज़्यादा स्पीसीज है किसी एरिया में तो वहाँ पे ईयर टू ईयर वेरिएशन जो वहाँ के टोटल बायोमास में है वो कम देखने को मिलेगा। इस थ्योरी को दिया था डेविड टिलमन ने, ठीक है। वैसे जीएस पेपर में आपको ये थ्योरी देते हैं, उनका नाम, जो स्कॉलर है उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती। ऑल्सो इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी, जिसकी बात अभी हमने कर ही ली। उसके बाद है कि डाइवर्स कम्युनिटी इज लेस वेरिएबल टू द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात ये कह रहा है कि अगर कहीं पे डाइवर्स कम्युनिटी है, ठीक है, तो जो बाहर से जो एलियन स्पीसीज आ रहे हैं, जो इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेडिंग स्पीसीज है जो कि हार्मफुल हो सकता है, उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो, क्योंकि उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा या वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा बाहर से आने वाला जो एलियन, क्योंकि वहाँ पर उसके कंपटीशन की जो कंपटीशन आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, आप जाकर वहाँ देखिए कि जो कंपटीशन जो नेचर है एमंग द एनिमल्स और एमंग द डिफरेंट स्पीसीज, तो वहाँ पर देखिए कि कंपटीशन के कारण अगर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर डाइवर्स है कम्युनिटी, तो ये कंपटीशन के कारण क्या होगा कि एलियन स्पीसीज वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पनप नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्स कम्युनिटी इज लेस वल्नरेबल टू द इन्वेजन और एलियन स्पीसीज। नेक्स्ट बात की जाए तो जो पॉल एहरलिच हैं, एहरलिच जो हैं उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात कही थी, एक हाइपोथेसिस दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। कहने का मतलब था उनका कि आप ये समझ लीजिए कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में आप जो हैं पैसेंजर हैं, जो एरोप्लेन जो है वो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड वी आर द पैसेंजर ऑफ डैट। और जो रिवेट्स हैं वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे वो अलग अलग पार्ट जुड़े हुए हैं, उसे रिवेट्स बोलते हैं। अब मान लो कि आपने कुछ रिवेट्स निकालना उसमें से स्टार्ट किया, तो क्या होगा, इनिशियली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनिशियली तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर से अगर एक भी उसके बाद आपने रिवेट निकाला उस प्लेन से, यानी कि ये इकोसिस्टम से आपने एक भी स्पीसीज को वाइप आउट किया, उसको खतरा हुआ, तो पूरा जो एरोप्लेन है यानी कि पूरा जो इकोसिस्टम है वही नष्ट हो जाएगा, यानी कि आप भी डेंजर में आ जाएंगे। इसीलिए
इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हाइपोथेसिस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया है। आप इसे ध्यान से सुने और इसे समझें और आप इसे अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है कि हमें क्यों बचाना चाहिए, तो पहला जो है कि एक नैरो यूटिलिटेरियन व्यू है। ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन व्यू की मैं बात करता हूँ। नैरो यूटिलिटेरियन व्यू, जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम क्या है, नेचर से ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इकोनॉमिकली और एस्थेटिकली भी। ठीक है, इकोनॉमिकली की बात की जाए तो हम उससे क्या करते हैं, टिम्बर्स हमें मिलता है जलावन के लिए, हमें उससे ड्रग्स बनते हैं वो मेडिसिनल प्लांट से बनते हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट से बनते हैं। एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, मिल्क हमें मिलता है, मीट मिलता है। साथ ही साथ हमें कई एक तरह के जैसे कि 2000 स्पीसीज ऑफ द जो हर्बल मेडिसिन हैं हमें उससे मिलते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, हमें उन्हीं बायोडाइवर्सिटी के कारण हमें मिल रहा है। तो हमें इसलिए भी नेचर को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ नैरो यूटिलिटेरियन व्यू कि हमारी यूटिलिटी है, इसके कारण हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सेकेंड है ब्रॉडर यूटिलिटेरियन व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड वन इज द ब्रॉड यूटिलिटेरियन व्यू। ये कहता है कि हमें और भी क्या चीज़ मिल रही है ये बायोडाइवर्सिटी के कारण। तो सबसे पहली बात कि आप देखिए कि अमेजन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, जिसके कारण 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो ग्लोब की है रिक्वायरमेंट उसकी पूर्ति होती है। तो हमें ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए भी हमें इसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ ये बात कही गई, ये बात आप दिमाग में बैठा लें कि पॉलिनेशन जैसे कि जो भी हैं बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, उनके कारण पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के कारण हमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ हमें फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। अलग अलग वो पॉलिनेशन मदद करता है जर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज के। तो ये पॉलिनेशन के कारण भी हमें एनिमल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो थर्ड वन जो है हम बात करें तो हमें जो ये जो एनिमल्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें वो कहीं ना कहीं वो आपके डिकम्पोजर्स, जैसे कि डिकम्पोजर्स हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगर मान लीजिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज नहीं रहेगी तो वो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा बीमारियां होंगी। तो ये सब क्या है कि ये ब्रॉडर व्यू है। इस ब्रॉडर व्यू के कारण भी हमें ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ द जो थर्ड वन जो कारण है वो हम फिलोसफिकली देख सकते हैं, इसको स्पिरिचुअली देख सकते हैं कि हमें किसी को मारने का हक नहीं है। ठीक है, ये जो है अपने आप में जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप में उनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, वो अपने आप में एक अर्थ के ही वो जीव हैं और जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। मॉरली भी ये हमें करना चाहिए कि अगर हम उनसे इतनी ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, और ऐसे कि किसी की ज़िंदगी हमें लेने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से हम अगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ भी वो भी को एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये हुआ कि 3 जो कारण है जिसके कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि हमें क्यों ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी की, तो ये कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात जो कब की गई, तो IUCN रेड लिस्ट 2004 में, है ना, एक बहुत बड़ा एक ब्रॉडर रूप देखने को मिला जिसमें मेंशन किया गया एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे एंड 87 प्लांट्स थे। ये सब जो इंक्लूड किया गया कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब पृथ्वी पर हैं ही नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ी, ये 500 ईयर्स में, इन द लास्ट 500 ईयर्स में इतने सारे स्पीसीज वाइप्ड आउट हो चुके हैं। उसका कारण या तो नेचुरल रहा है या मैन मेड रहा है। तो इसलिए ये हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है इसके प्रति। ठीक है, रिसेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि एक्सटेंशन की, देखिए एक जो एग्जाम्पल है ना UPSC में बहुत काम आते हैं, आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आते हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल किसी न किसी ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो रिसेंट एक्सटेंशन में हम देखें तो डोडो एक पक्षी है,
मॉरिशस में पाया जाता था, वहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्वेगा है अफ्रीका की एक प्रजाति थी जहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। थैलासिन है ऑस्ट्रेलिया में था। अस्टेलर्स सी काऊ है रसिया में। ये सब वहाँ से अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड 3 सब स्पीसीज जैसे कि बाली, जावन और कैप्सियन जो टाइगर हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये आप बिल्कुल याद रखें, ये टाइगर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाली, जावन एंड कैस्पियन जो टाइगर हैं वो वाइप्ड आउट हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में कौन कौन से स्पीसीज जो मेजर स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहली बात की चीता है ना, एशियाटिक चीता इंडिया में अब नहीं पाया जाता है, उसको री इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में उसका री इंट्रोड्यूस करना है। ये खबरें आपने पढ़ी होगी, ये न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद जो सुमात्रन राइनोज है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। बर्ड्स में देखिए तो पिंक हेड डक जो है और हिमालयन क्वेल है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसके एक्सटिंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं मैं बात करूंगा मैनमेड की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी आज के जो दौर में जो दिख रहा है एक्सटिंक्ट का कारण वो है मैनमेड। हमारे द्वारा ही चीज़ें ऐसी की जा रही है एक्टिविटी जिसके कारण ये एक्सटिंक्शन हो रहा है। सबसे पहले जैसे कि हंटिंग है, उनके हैबिटेट को डिग्रेड करना, जहाँ पे उनका निवास है हम उसको काट ले रहे हैं और अपना हैबिटेट वहाँ पे बना रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वहाँ से गुजार रहे हैं, कोई अपनी बेनिफिट के लिए वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा दे रहे हैं, विंड मिल लगा दे रहे हैं, वहाँ से पावर जो लाइन्स है वो गुजर रही हैं, हाईवेज गुजर रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है ना, और इनका एक एक्सटिंक्शन का कारण बन रहा है। दूसरा है नेचुरल भी है, इसमें और भी आप अपने हिसाब से कारण जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कारण ही मेंशन किया, कुछ फैक्टर से मेंशन किया है। नेचुरल में देखिए तो कंपटीशन है एमंग द स्पीसीज है ना, जिसके कारण भी एक्सटिंक्शन होता है। प्रीडेशन है कि अगर कोई भी जो प्रीडेटर्स अगर ज़्यादा मात्रा में आ गए तो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो उसका प्रे होगा, जो उसका शिकार होगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फिर नेचुरल सिलेक्शन है, उसके कारण भी ये एक्सटिंक्शन होता है। तो ये फैक्टर्स है जो कि नेचुरल और मैनमेड, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बात की जाए तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, जैसे कि एबव 3 बिलियन ईयर्स में है ना, जब से ये ओरिजिन है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ चल रहा है अर्थ पे, 5 बार ऐसा हो चुका है कि कंप्लीट एक्सटिंक्शन हो चुका है। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुका है मोर देन 3 बिलियन ईयर्स में। लेकिन ये तो सही है कि ये हुआ होगा नेचुरल सिलेक्शन से, नेचर के कारण, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है प्रेजेंट में उसे हम लोग कहते हैं सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। 5 पहले हो चुके थे, ये जो अभी हो रहा है एक्सटिंक्शन वो उसे बोलते हैं सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। और ये किसके कारण हो रहा है, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। और इस पर यूपीएससी ने शायद एक बार आप चेक कर लीजिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में इससे शायद क्वेश्चन पूछा है, 2018 या 19 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे चेक कर लें कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनाया फ्रेम था कि ऑफन सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो शब्द है, जो टर्म है, दैट आर यूज्ड इन द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उससे रिलेटेड है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर, जो कि 100 से 1000 टाइम फास्टर है, जो कि 5वें जो एक्सटिंक्शन हुए उनसे उनके कंपेरिजन में। देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, ठीक है। तो ये आप 6 मास एक्सटेंशन याद रखें। कॉन्सिक्वेंस क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की लॉस की, आखिर हमें उससे हानि क्या है। तो पहला है डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि अगर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिक्लिनेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का तो आपको प्लांट की प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन आएगा, ठीक है। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल परटर्बेशन सच ए ड्रॉट, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे कि सूखा पड़ जाना, ठीक है, इनके कारण अगर ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कहीं पे प्लांट्स हैं अगर वहाँ पे आप लोग काट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको ऊपर लाने की मदद करते हैं,
ठीक है, कैपिलरी एक्शन से। तो वो एक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होगा प्लांट्स के द्वारा, तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि सूखा पड़ेगा, डिजर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा जो प्लांट्स हैं वो, ये जो ट्रीज़ हैं वो डिजर्टिफिकेशन को चेक करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम, है ना। हमने बात की थी कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, तो उसका अपोजिट इफेक्ट होगा ही। अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन किसी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। सच एज प्लांट की प्रोडक्टिविटी में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वाटर यूज में, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज क्या है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है इसको एक टर्म से डिफाइन किया जाता है, एक टर्म से परिभाषित किया जाता है। वो टर्म यूज होता है इविल क्वाड्रेट, यानी कि इसके 4 जो हैं प्रमुख, है ना, रीजन हैं। कौन कौन से? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पेसिस इन्वेजन, एंड फोर्थ वन इज़ द को एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं द इविल क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब कि 4, है ना, क्वार्टर 4। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रहने चाहिए, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लॉस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके कैटेगरी में आता है। अर्लियर 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस और नाउ ओनली 6% रिमेन्ड। ठीक है, इतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो चुका है। ठीक है, किसका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कि अमेजन जो फॉरेस्ट है इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स और फॉर द कन्वर्जन टू द ग्रासलैंड फॉर रेयरिंग कैटल, बीफ कैटल। ठीक है, मतलब कि अमेजन फॉरेस्ट को इसलिए हम काट रहे हैं क्योंकि हमें सोयाबीन उगाना है वहाँ पर, और वहाँ पर एक ग्रासलैंड बनाना है क्योंकि हमारे वो बेनिफिट होगा किस में? हमारे बीफ इंडस्ट्रीज़ में। वहाँ पे कैटल रेयरिंग की जा रही है और उनको मांस का ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज होता है, तो इसलिए अमेजन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। मेन रीज़न ये है। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहने का मतलब है कि जब हमारी ज़रूरतें जो है ना लालच बन जाए, उसी को हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम हनी बी से हनी लें, लेकिन हमें ग्रिड में बन जाए कि नहीं, इसे हमें बेचना है और बहुत ज़्यादा बेचना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत है मतलब कि मेडिसिन्स की। ठीक है, अब मेडिसिन्स के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है लैंड्स की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने ग्रिड के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लैंड परचेज किए जा रहे हैं, बहुत से ज़्यादा लैंड एक्वायर किए जा रहे हैं। और किन से छीन रहे हैं? हम एनिमल्स से उनकी हैबिटेट छीन रहे हैं, प्लांट से उनकी जीवन छीन रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि नीड्स टर्न इनटू द ग्रिड, उसी को कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल है इसके कारण क्या एक्सटेंशन हुआ है? अस्टेलर्स जो सी काऊ है उसका एक्सटेंशन इसी कारण हुआ है। पैसेंजर पिजन का एक्सटेंशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही हुआ है। थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कि बाहर से कोई स्पीसीज आ जाए और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल, प्लांट में भी है, एनिमल में भी होगा। ठीक है, जैसे कि नील पर्च है, एक फिश है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लेक ऑफ विक्टोरिया में, और मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिश इन द लेक एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि नील पर्च के कारण विक्टोरिया लेक में जिसको डाला गया उससे क्या हुआ कि जो चिचिल्ड फिश है उसकी एक्सटिंक्शन हो गई, उसके 200 से ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट है वीड के कैटेगरी में कैरेट ग्रास, आपने सुना होगा, इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं। कांग्रेस ग्रास इसलिए बोला जाता है, कांग्रेस घास इसलिए बोला जाता है क्योंकि कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में हम उधार लेते थे किससे? अमेरिका से गेहूं लेते थे, और उसी गेहूं के दानों में मिक्स होकर ये वीड आ गया था हमारे कंट्री में। और इसके कारण क्या है? ये कैरेट ग्रास के कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ के नेटिव स्पीसीज हैं, यहाँ के जो ग्रास की स्पीसीज है, यहाँ जो प्लांट हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो कैरेट ग्रास, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, ये सब क्या है? ये वीड हैं, ये एलियन वीड हैं। ठीक है, एलियन स्पीसीज हैं। रिसेंट एग्जाम्पल में की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश इज थ्रेट टू द इंडिजिनस
कैटफिशेस। ये आप एग्जाम्पल याद रखें। जो फोर्थ जो है क्वाड्रेट में, एविल क्वाड्रेट में, वो है को एक्सटिंक्शन। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द को एक्सटिंक्शन। व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। कहने का मतलब है कि को एक्सटिंक्शन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज पे, अगर एक कोई प्लांट है उस पर कोई एनिमल डिपेंडेंट है, तो अगर वो प्लांट की स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाए, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उसे जो एसोसिएटेड जो एनिमल है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट था। तो ये हुआ इविल क्वाड्रेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो दो मेन मेजर कंपोनेंट्स हैं, है ना, मेजर्ड बाय टू मेजर कंपोनेंट्स। जो पहला है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस की बात की जाए तो इसमें तीन कैटेगरी है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, उसे हम कहेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी। एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है स्पीसीज में, उसे हम लोग कहेंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्सिटी बिटवीन द टू इकोसिस्टम। हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं कि कौन से इकोसिस्टम की में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दूसरा मान लीजिए कि मैंग्रोव या फिर कोरल इकोसिस्टम है, दोनों को कंपेयर करके देख लें तो उसे हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी एज ए होल देखते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम को मिलाकर देखते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग कहेंगे ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए रीजन इज मेजर्ड एज ए, इसमें गामा डाइवर्सिटी की से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीसीज इवननेस से भी हम डाइवर्सिटी मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज की कितनी ज़्यादा उसमें प्रोपोर्शन है। ठीक है, हो सकता है कि एक लायंस की स्पीसीज हो और चीता की स्पीसीज हो और टाइगर की स्पीसीज हो, दोनों ये सब में प्रोपोर्शन देखा जाएगा कि कितने स्पीसीज उसके मौजूद हैं। अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो यानी कि उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज एट ए गिवन साइट। लो इवननेस मीन्स द फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट, इसको याद रखिए। अब देखते हैं कि अभी ये सब बायोडाइवर्सिटी की बात कर ली हमने। बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों इसको बचाना चाहिए, क्या इसके कारण हैं इसके कम होने के, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करने के। अब हम बात करते हैं इसको बचाने के लिए। तो कैसे हम इसे बचा सकते हैं, तो दो मेथड यूज होता है, एक है इन सिटू और दूसरा है एक्स सिटू। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात की जाए तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में वो सब आ जाते हैं कि जो कि वो उसका नेटिव हैबिटेट नहीं है, दूसरे जगह से हम ला रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर लाके हम कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्विंग आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली ऑकर, जहाँ पे वो नेचुरली अकर करते हैं उसके आउटसाइड ले जाके उसे कंजर्व कर रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन या फिर कहीं पे कोई भी स्पीसीज बाहर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी पार्टिकुलर एरिया में। जैसे कि इंडिया में हमने बात की कि घड़ियाल री इंट्रोड्यूस हुआ था, दूसरा कि अभी चीता री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कुनो नेशनल पार्क में। आप देख लें कि गैगेंटिक घड़ियाल री इंट्रोड्यूस इन द रिवर्स यूपी एंड एमपी, और चीता जो है कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाना है। नेक्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन, तो इसमें उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम उसको कंजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सब किस में आ जाते हैं, ये इन सिटू में आ जाते हैं। यूपीएससी ने शायद प्रीलिम्स 2014 और 15 में, है ना, ये आप चेक कर लीजिएगा, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो इसमें पूछा गया था कि जो बहुत सारे नेम दे दिए गए थे और उसके बाद पूछा गया था कि ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, इन सिटू में आता है कि एक्स सिटू में आता है। तो ये याद रखें, एक्स सिटू में और भी जैसे कि सीड बैंक्स भी आ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है ना, एंड रिक्रिएशनल गार्डन्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे एक्स सिटू में आ जाते हैं और इन सिटू के बारे में हमने अभी जाना है। नेक्स्ट है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इनकी क्या अभी पोजीशन है, कौन कौन से स्पीसीज डेंजर में हैं, इनकी स्टडी करने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है और एक बुक तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है, और इसको सबसे पहले इशूड एंड अपडेटेड बाय IUCN जो है,
ठीक है। फर्स्ट इन 1966 में ये इशू किया गया था, इशू हुआ था। इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्पेसीज, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, किसकी स्टेटस अभी क्या है, बहुत सारे स्पेसीज का उनकी क्या स्टेटस है, ठीक है। अभी वो एक्सटेंशन के कगार पर हैं या वनरेबल हैं, ये सब आपने सुना होगा, नियर थ्रेटेंड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, तो ये सब हमें इसमें मिलता है इंफॉर्मेशन फॉर द इंडेंजर्ड मैमल्स एंड द बर्ड्स। जो मैमल्स इंडेंजर्ड हैं और बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंसिव इसमें कवर किया जाता है, एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है। इसमें दो तरह के पेजेस होते हैं, एक पिंक और एक ग्रीन। जो पिंक जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होता है, उसमें मेंशन होते हैं, और जो ग्रीन स्पीसीज है वो उसके लिए होता है कि जो पहले इंडेंजर्ड था, ठीक है, लेकिन अब है वो खतरे से बाहर आ चुका है, ठीक है। स्पीसीज डेट वेर फॉर्मली इंडेंजर्ड बट हैव नाउ रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड, वो उसको ग्रीन पेजेस में रखा जाता है। IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी, ठीक है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, कौन कौन क्राइटेरिया के आधार पर हम ये बात करेंगे कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, नियर थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये सब बोल सकते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन रिडक्शन, दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज, थर्ड वन इज द स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन, फोर्थ वेरी स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, एंड द फोर्थ वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन सब क्राइटेरिया के अनुसार ये बोला जाता है। अब इसमें कैटेगरी बनाई गई है, इन सब क्राइटेरिया को स्टडी कर कर कौन कौन सी कैटेगरी है, तो आप ये देखें कि IUCN कैटेगरीज में सबसे पहला है एक्सटिंक्ट, है ना। हम जब फ्लोरा और फौना पढ़ेंगे उसमें भी हम ये जानेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज ऐसे हैं फौना में कि जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन कौन ऐसे हैं कि अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हैं, ये सब हम वहाँ पर देखेंगे। अभी हम ये जान लें कि इसका मतलब क्या होता है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, उसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी मर चुका है, अब वो दोबारा नहीं आ सकता है, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड उसको कहेंगे कि हाँ वो एक अपने जो उसकी हैबिटेट है वहाँ से तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी, है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कल्टीवेशन में, कैप्टिविटी में, है ना, टिश्यू कल्चर वगैरह हम लोग करते हैं उसको बचाने के लिए, तो ये सब में अभी भी वो है, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। वाइल्ड में वो एक्सटिंक्ट हो चुका, लेकिन अभी इन सब में वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको कहेंगे, जो इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। व्हेन इट मीट्स एनी ऑफ द क्राइटेरिया, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया को मीट कर जाए उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में डाला जाता है। पहला जो है क्राइटेरिया, रिडक्शन इन द पॉपुलेशन मोर देन 90%, है ना, ओवर द पास्ट 10 ईयर। 10 साल में अगर 90% से उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उसको इसके कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा है पॉपुलेशन साइज, अगर उसका नंबर लेस देन 50 है ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल, तो उसको भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन जो है वो एटलीस्ट, है ना, 50% है इन 10 ईयर, तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और द लास्ट वन इज कि अगर ये सब अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये हम समझेंगे कि ये हाइयर, इसका जो प्रोबेबिलिटी है एक्सटिंक्शन का वो बहुत हाई है, और इसलिए हम ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्पीसीज में उसे रखा जाएगा। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड में क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वही सब क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा में चेंज होगा। रिडक्शन इन पॉपुलेशन अगर मोर देन 70% हो रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर, तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकेंड है पॉपुलेशन साइज जो है वो एस्टिमेट किया गया है फीवर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल, ठीक है, उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, वो 20% की प्रोबेबिलिटी है एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड की ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, विद इन द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो इसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कि जो फेसिंग हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ये भी हाई रिस्क पर है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए वाइल्ड से। नेक्स्ट है वल्नरेबल की क्या है क्राइटेरिया, रिडक्शन इन द पॉपुलेशन मोर देन 50% ओवर द लास्ट 10 ईयर,
वहाँ पे 70% था, ये जो मोर देन 50% है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज फीवर देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल, ठीक है, वहाँ पे था कि फीवर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल, यहाँ पे 10,000 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 10% की प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंशन की और विद इन 100 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये सब का क्राइटेरिया। और एंड फेसिंग द हाई रिस्क, ये भी हाई रिस्क है इनका एक्सटेंशन इन वाइल्ड का। नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड, व्हेन डज नॉट क्वालिफाई फॉर द एबव, जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वनरेबल, उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता है, बट इज़ क्लोज टू द क्वालिफाई फॉर और लाइकली टू बी क्वालिफाई फॉर द थ्रेटेंड कैटेगरी, उसे हम लोग बोलेंगे इन नियर फ्यूचर, उसके हम बोलेंगे नियर थ्रेटेंड, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट कंसर्न, व्हेन डज नॉट क्वालिफाई फॉर द एबव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वनरेबल नियर थ्रेटेंड वाइड स्प्रेड एंड एबंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, एमेंडेंट इसकी अवेलेबिलिटी है, एमेंडेंट स्पीसीज हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे लिस्ट कंसर्न। ये नेक्स्ट होता है कि डाटा डिफिशिएंट, यानी कि हमारे पास इनएडिक्वेट डाटा है, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है टू मेक ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट, कि उसकी रिस्क की हम असेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, उसे हम बोलेंगे डेटा डिफिशिएंट। नेक्स्ट है नॉट एवेल्युएटेड, जो कि अभी तक एवेल्युएट नहीं किया गया है, ये सब जो ऊपर की कैटेगरी हैं उनके अंतर्गत, उसे कहेंगे नॉट एवेल्युएटेड। जो थ्रेटन कैटेगरी आता है उसे आप याद रखें कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वनरेबल, यही सब ये तीन है वो थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर जो कि बायोडाइवर्सिटी पर था, ठीक है ना। होप कि आपको ये सब लेक्चर पसंद आ रहा हो और होप कि इससे जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।